बहुत समय पहले की बात है। एक राज्य में राजा चंद्रकेतु का शासन था। राजा चंद्रकेतु एक न्यायप्रिय और दयालु राजा थे, लेकिन उन्हें अपने राज्य की असली समस्याओं का अंदाजा नहीं था। उनका ज्यादातर समय महल की सुख सुविधाओं में बीतता था। मेरा राज्य सबसे समृद्ध है। यहाँ कोई भूखा नहीं सोता। मेरे मंत्री मेरी प्रजा का भली भांति ध्यान रखते हैं। महल के भीतर राजा को ऐसा लगता था कि उनके राज्य में सब कुछ ठीक है, परंतु सच्चाई यह थी कि गांवों में किसान बहुत परेशान थे। सूखा पड़ने की वजह से फसलें खराब हो गई थी और किसान कर्ज में डूब रहे थे। राज्य के एक छोटे से गांव में एक ईमानदार और मेहनती किसान रहता था, जिसका नाम रामू था। रामू के पास थोड़ी सी जमीन थी, लेकिन वह अपनी मेहनत से अपनी और अपने परिवार की गुजर बसर कर रहा था। हे भगवान, इस साल भी बारिश नहीं हुई। मेरे खेत सूख गए। अब मेरे बच्चों का पेट कैसे भरेगा? रामू की पत्नी सावित्री भी दुखी थी। वह अपने पति की चिंता देखकर उसे ढांढस बंधाने की कोशिश करती। रामू, हम मेहनत करेंगे। भगवान एक न एक दिन हमारी मदद जरूर करेगा। रामू ने सोचा कि वह राजा के पास जाकर अपनी समस्या बताएगा। उसने तय किया कि वह अपनी बात राजा तक पहुंचाएगा, ताकि उसकी और बाकी किसानों की मदद हो सके। रामू कई दिनों की यात्रा करके राजधानी पहुंचा। महल के द्वार पर पहरेदार खड़े थे। क्या काम है तुम्हारा? राजा साहब के पास मिलने का समय नहीं है। भाई साहब, मैं एक गरीब किसान हूँ। मुझे राजा साहब से मिलना है। मेरे गांव के सारे किसान भूखे मर रहे हैं। लेकिन पहरेदार ने उसे अंदर जाने नहीं दिया। रामू निराश होकर महल के बाहर बैठ गया। वह सोचने लगा कि राजा से मिलने के लिए उसे कोई और रास्ता खोजना होगा। उसी रात राजा चंद्रकेतु ने सोचा कि वह अपनी प्रजा की वास्तविक स्थिति का पता लगाने के लिए वेश बदलकर राज्य का दौरा करेगा। उन्होंने एक साधारण कपड़े पहने और अपने मंत्री के साथ गांवों की ओर निकल पड़े। मैं सुनता हूँ कि मेरी प्रजा सुखी है, परंतु अब मैं अपनी आंखों से देखना चाहता हूँ। गांव में पहुँचते ही राजा ने देखा कि लोग बेहद गरीबी में जी रहे थे। कई घरों में चूल्हा नहीं जला था और बच्चे भूखे सो रहे थे। ये कैसी हालत है? मेरे महल में तो सब कुछ ठीक लगता था। क्या सच में मेरी प्रजा इतनी परेशान है? राजा ने रामू को देखा, जो एक पेड़ के नीचे बैठा रो रहा था। राजा साधारण वेश में था, इसलिए रामू उसे पहचान नहीं पाया। भाई, क्यों रो रहे हो? क्या हुआ? मैं एक किसान हूँ। मेरी फसलें खराब हो गईं। राजा साहब को हमारी समस्या नहीं दिखती। अगर वह हमारी मदद नहीं करेंगे तो हम भूख से मर जाएंगे। राजा ने रामू की बातें ध्यान से सुनी। उन्होंने महसूस किया कि उनकी प्रजा वास्तव में परेशान है और महल में उनकी असली समस्याओं की जानकारी नहीं पहुंचती। तुम्हारी समस्या का हल निकलेगा। राजा साहब तक तुम्हारी बात जरूर पहुंचेगी। राजा ने महल लौटकर तुरंत सभा बुलाई। उन्होंने अपने मंत्रियों को बुलाकर सख्त लहजे में पूछा, मेरी प्रजा भूख से मर रही है और तुम लोग मुझे बताते हो कि सब कुछ ठीक है। क्या तुम्हें अपनी जिम्मेदारी का एहसास नहीं है? महाराज, हमें इस बारे में पता नहीं था। हम अभी से इसे ठीक करने का प्रयास करेंगे। राजा ने आदेश दिया कि किसानों का कर्ज माफ किया जाए और उनके लिए मुफ्त अनाज की व्यवस्था की जाए। साथ ही उन्होंने राज्य के सभी सूखाग्रस्त इलाकों में तालाब और कुएं बनवाने का आदेश दिया। कुछ दिनों बाद रामू को महल बुलाया गया। राजा ने उसे पहचाना और उसकी ईमानदारी और साहस की सराहना की। रामू, तुम्हारी मेहनत और हिम्मत ने मुझे मेरी जिम्मेदारी का एहसास कराया है। तुम जैसे किसान ही इस राज्य की रीढ़ हो। महाराज, आपने हमारी मदद की। अब हम फिर से मेहनत कर सकेंगे। राजा चंद्रकेतु ने अपनी प्रजा की समस्याओं को गंभीरता से लेना शुरू कर दिया। उन्होंने हर साल राज्य का दौरा करना और प्रजा की समस्याओं को समझना अपना कर्तव्य बना लिया। गांवों में नए तालाब और कुएं बने। किसानों को बीज और उपकरण मुफ्त में दिए गए। धीरे धीरे
राज्य में खुशहाली लौट आई। यह कहानी हमें सिखाती है कि राजा को अपनी प्रजा की समस्याओं को समझना और उनका समाधान करना चाहिए। वहीं प्रजा को भी अपने अधिकारों के लिए आवाज उठानी चाहिए। रामू किसान की मेहनत और साहस ने पूरे राज्य को बदल दिया और राजा चंद्रकेतु की न्यायप्रियता ने उन्हें एक महान शासक बना दिया। गांव के एक छोटे से घर में शारदा देवी अपनी बहू प्रियंका और पोते अंश के साथ रहती थी। शारदा देवी घर की जिम्मेदारियों को लेकर हमेशा सख्त रहती थी। प्रियंका, घर को संभालना बहू का पहला धर्म है। सुबह जल्दी उठकर काम में लग जाया करो। मां जी, सुबह उठकर सबसे पहले अपनी सेहत का ध्यान रखना चाहिए। काम तो दिन भर हो ही जाएगा। शारदा देवी को ये सुनकर गुस्सा आ गया। उनके और प्रियंका के बीच हमेशा यही तनातनी रहती थी। शारदा देवी को प्रियंका की आदतें बिल्कुल पसंद नहीं थी। हर रोज बाजार का खाना क्यों मंगवाती हो? घर पर बना खाना ही सबसे अच्छा और स्वास्थ्यवर्धक होता है। मां जी, बाजार का खाना भी साफ सुथरा होता है। मैं समय बचाने के लिए ऐसा करती हूँ। ये बहस रोजाना की बात बन गई। अंश को ये झगड़े बिल्कुल पसंद नहीं थे। एक दिन अंश ने अपने दादी और माँ को झगड़ते हुए देखा। उसने सोचा कि कुछ ऐसा करना चाहिए जिससे दोनों के बीच समझदारी बढ़े। दादी, माँ, क्या आप दोनों मेरे लिए साथ में कुछ बना सकती हैं? तुम्हारे लिए तो मैं कुछ भी कर सकती हूँ, बेटा। ठीक है, आज अंश के लिए कुछ स्पेशल बनाते हैं। शारदा देवी ने प्रियंका को अपने पारंपरिक व्यंजन सिखाने की कोशिश की। देखो प्रियंका, मसाले को सही मात्रा में मिलाना सबसे जरूरी है। इससे ही खाने में स्वाद आता है। मां जी, अगर हम इन मसालों को पहले भून लें तो स्वाद और भी बढ़ जाएगा। दोनों ने मिलकर अंश के लिए एक शानदार पकवान बनाया। अंश ने खाना चखकर दोनों की तारीफ की। दादी, माँ, जब आप दोनों साथ में काम करती हैं तो खाना और भी स्वादिष्ट बनता है। शारदा देवी और प्रियंका ने पहली बार एक दूसरे के काम की सराहना की। प्रियंका, तुम्हारे नए तरीके भी सही हैं। मुझे इन्हें अपनाने में खुशी होगी। और मां जी, आपके पारंपरिक तरीके तो बेजोड़ हैं। मैं इन्हें सीखना चाहती हूँ। धीरे धीरे दोनों ने एक दूसरे के विचारों को समझना शुरू किया। प्रियंका ने शारदा देवी से उनके जीवन के अनुभवों के बारे में पूछा। मां जी, आपने इतने सालों तक घर कैसे संभाला? आपसे बहुत कुछ सीखने को मिलता है। शारदा देवी को अपनी बहू के इस बदलाव पर गर्व हुआ। प्रियंका, तुम्हारा पढ़ा लिखा होना हमारे घर के लिए वरदान है। तुम्हारे विचार मुझे भी बदल रहे हैं। दादी, माँ, आप दोनों टीम बनकर बहुत अच्छा काम करती हैं। प्रियंका, मुझे खुशी है कि तुम मेरी बहू नहीं, मेरी बेटी हो। मां जी, आपने मुझे सिखाया कि हर रिश्ता समझ और प्यार से ही मजबूत बनता है। नैतिक शिक्षा, पारंपरिक और आधुनिक सोच का मेल हर मुश्किल को आसान बना सकता है।